हाय स्टूडेंट। जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारा जो पंचायत है, ग्राम सभा है, वो काम करता है। ठीक है, पंचायत गठन हुआ, ग्राम सभा का गठन हुआ, सरपंच और पंचों का निर्वाचन भी हो गया, एक पूरा पंचायत का निर्माण हुआ, उनकी शक्तियों के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया था, उनके कार्य क्या क्या होंगे वो बताया था। अब हम देखेंगे पद मुक्ति। यदि पंच या सरपंच ठीक से काम ना करे, यदि पंच या सरपंच विकास के लिए काम ना करे और उससे जो जनता है, क्योंकि पंच और सरपंच भी एक प्रतिनिधि हैं जनता की, जो हमारी जो सरकार है, हमारा जो संविधान कहता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होना चाहिए। ठीक है, तो यदि कोई पंच या सरपंच इस तरीके से कार्य करे जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े से ऐसा उनको लगे कि नहीं भाई अब पंच या सरपंच काम नहीं कर रहा है, तो उनको पद मुक्ति दिलानी, या पंच और सरपंच असमर्थ हो जाए, किसी स्थिति में वो काम करने लायक ना रहे, तो उनकी पद मुक्ति हम किस तरीके से देखेंगे कि अब पद मुक्ति किस तरीके से हो सकता है। तो पद मुक्ति होता है, इसमें सबसे पहला है अविश्वास प्रस्ताव। पद मुक्ति का पहला अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव है धारा 21। याद रखेंगे कि धारा जो 21 है, धारा 21 बताता है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो किस तरीके से। अभी इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके पास कितने तरीके हैं जिससे आप ये समझ सको कि पद मुक्ति कैसे होता है, या कितने तरीके हैं जिससे पद मुक्ति किया जा सकता है। दूसरा रिकॉल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्तन। भैया हिंदी वाला शब्द याद रखेंगे ना, अजीबोगरीब नाम है और ये एग्जाम में भी ऐसे अजीबोगरीब नाम आता है, तो कभी भी जब हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो तो उसके साथ इंग्लिश का जो वर्ड है वो जरूर देखो। कई कई हिंदी में कई कई शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आता है, तो जब एग्जाम आप दो तो क्या करो कि उसका इंग्लिश का एक जो रहता है बगल में, इंग्लिश वाला भी सब टाइटल है ना, इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है, वो आप जरूर देखो, वहां देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो रिकॉल या प्रत्यावर्तन होता है धारा 21 का के अधीन। तीसरा होता है निलंबन की प्रक्रिया। निलंबन की प्रक्रिया होती है धारा 39। चौथा होता है हटाना, हटाने की प्रक्रिया होती है धारा 40। ठीक है, और पांचवा होता है त्याग पत्र, यह है धारा 37। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, पहले अविश्वास प्रस्ताव आएगा धारा 21, उसके बाद रिकॉल आएगा धारा 21 का, उसके बाद में त्याग पत्र आएगा, वो चाहे तो त्याग पत्र दे दे धारा 37, उसके बाद में निलंबन की प्रक्रिया है धारा 39, उसके बाद में हटाना है धारा 40, है ना। तो ये सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है, या फिर आप यहाँ पे इसको ऐसा याद रखो कि ये जगह जो है ये त्याग पत्र का जगह है, त्याग पत्र है धारा 37 में, निलंबन है, निलंबन की प्रक्रिया है धारा 39 में, और हटाना धारा 40 में। ये सीक्वेंस को याद रखना कि कौन सी धारा के तहत कौन सा सीक्वेंस आया है, कौन सी धारा के तहत हम सरपंच या पंच को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली वाली चीज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली वाली जो चीज है वो है हमारा धारा 21 का अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास का मतलब है विश्वास में नहीं रखना। पंच सरपंच जब बनेगा तो सरपंच के नीचे में पंच, और वो फिर एक ग्राम सभा होगी, पंचों का चुनाव होगा, पंच बनेंगे, एक सरपंच का चुनाव होगा, सरपंच बनेंगे। तो यहाँ पे एक उप सरपंच भी होता है, पंचों में से ही किसी एक को उप सरपंच चुना जाता है, लेकिन उप सरपंच क्योंकि एक पद में आ गया है, तो जो अविश्वास का प्रस्ताव आएगा तो वो उप सरपंच और सरपंच दोनों के लिए आ सकता है। मतलब अविश्वास का प्रस्ताव यदि आएगा तो सरपंच के लिए भी आ सकता है, किसके लिए, है ना। सबसे बड़ी बात है कि क्यों आएगा, तो क्यों आएगा तो मैंने बता दिया, ये इसलिए आएगा कि पंच जो सरपंच है या उप सरपंच है, उन्होंने अपने साथ के पंचों को विश्वास में नहीं रखा। अब विश्वास में नहीं रखा तो वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं,
है ना। राजनीतिक कारण हो सकता है या आर्थिक कारण हो सकता है या कुछ अन्य जो प्लानिंग से रिलेटेड कारण है वो हो सकता है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो किसी भी समस्या से बचने के लिए सरपंच को क्या करना है, पंचों को विश्वास में रखना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है राजनीतिक कारण। बाकी कारण तो बहुत कम होता है, फिर भी राजनीतिक कारण बहुत ज़्यादा होता है। और ये अविश्वास प्रस्ताव जो आता है, ये जैसे लोकसभा में भी आया, जैसे विधानसभा में भी आया, जैसे आपके ग्राम पंचायत में भी विश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो इसका सबसे प्रमुख जो कारण माना जाता है वो है राजनीतिक कारण। ठीक है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की स्थिति हो सकती है या फिर किसी भी तरीके से राजनीतिक उलटफेर की स्थिति हो सकती है, तो अविश्वास प्रस्ताव। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक कारण है, कुल मिला के किसी भी तरीके से यदि पंच लाया ये जाता है, किसके लिए लाया जाता है, सरपंच और उप सरपंच के लिए लाया जाएगा। किसके लिए लाएंगे, सरपंच और उप सरपंच के लाया जाएगा। किसके द्वारा लाया जाएगा, ये पंचों के द्वारा लाया जाता है, इसको याद रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा नहीं लाया जाता, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है पंचों के द्वारा। हाँ, ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है कि ग्राम सभा के सदस्य जो हैं वो पंचों पे कहीं हो सकता है किसी भी तरीके से प्रेशर डाल दे, या वैसी स्थिति हो सकती है, पर वो स्थिति का वर्णन वैसा कुछ लिखा नहीं है ना। वो एक प्रैक्टिकल टाइप की केस होता है कि भाई ग्राम सभा खुश नहीं है सरपंच से, तो ग्राम सभा मिल के पंचों से अपना बात कर ले, किसी भी तरीके से एक औपचारिक मीटिंग वगैरह कहीं पे करके उनको लगता है कि ऐसा ऐसा हो, है ना, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। बाकी जो हमारा जो कानून कहता है, हमारा जो अधिनियम कहते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, वो ये है कि लाया जाएगा ये पंचों के द्वारा, कारण कुछ भी हो सकता है। अब पंचों के द्वारा लाया जाएगा, किसके लिए लाया जाएगा, सरपंच और उप सरपंच के लिए लाया जाएगा। इसके लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, इसके लिए एक विशेष जो सम्मेलन है, एक विशेष बैठक है वो बुलाया जाएगा। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 6 बैठक होता है, वो 6 बैठक के अलावा जब भी अविश्वास प्रस्ताव की बात आएगी तो इसके लिए एक अन्य बैठक बुलाया जाएगा। अब जब बैठक बुलाया जाएगा तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो उस बैठक की अध्यक्षता जो है नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी करेगा। उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, उस बैठक की अध्यक्षता करता है नायब तहसीलदार या कोई समकक्ष, उसके समकक्ष का जो भी अधिकारी होगा वो उस बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो जब बैठक होता है तो बैठक में फिर संकल्प पारित होगा, प्रस्ताव दिया जाएगा। तो बैठक में प्रस्ताव किस तरीके से पास होता है, तो इसमें 2 डिजिट आपको याद रखना है। पहला डिजिट है 2/3 और दूसरा डिजिट है 3/4। 2 डिजिट को याद रखना जब भी ग्राम पंचायत की बैठक में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि ये सारे के सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है, जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो अविश्वास प्रस्ताव में 2/3 बहुमत होना चाहिए कुल पंचों का। जितने पंच हैं, हस्ताक्षर जो होगा, संकल्प पे हस्ताक्षर करेंगे तो 2/3 लोगों को उस हस्ताक्षर पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ठीक है, और 3/4 लोगों का मत देने वाले मतलब वहां प्रेजेंट रहने वाले, तो दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। कुल पंच जितने हैं उन सारे पंचों का कितना होना चाहिए, 2/3। जैसे मान लो हमारे पास 15 पंच हैं, ठीक है, 15 का 2/3 निकालोगे तो लगभग 10 का साइन होना चाहिए। 15 पंच मान लो है तो 15 का आप 2/3 निकाल लो, तो ये हो गया 5 और ये 10, तो 10 पंचों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि 5 का हस्ताक्षर नहीं है तो भी चलेगा, तो 2/3 का हस्ताक्षर होना चाहिए। 10 से कम यदि 9 लोग हस्ताक्षर किए हैं तो एक 10वें को भिड़ाना पड़ेगा, भाई चलो हस्ताक्षर करो, ठीक है, अब जैसे भी करो। तो ये स्थिति होती है ना, जैसे आप लोग राजनीतिक स्थिति देखते होंगे, तो राजनीतिक स्थिति में जो लेन देन की प्रक्रिया हो जाती है वो इसी कारण होता है कि एक आदमी भी कम हो गया तो ये भाई जो एक आदमी कम हो गया तो ये फिर धनवान बन जाएगा। 9 पंच हो गए, अब ये 10 की जरूरत है तो एक पंच जो होगा फिर वो धनवान है, ठीक है, फिर वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है। ठीक, उसी तरीके से 3/4 मत देने वाले, अब मान लो मत देने वाले इतने पे तो साइन हो गए, लेकिन जब बैठक हुआ तो मान लो कि 9 लोग हैं, तो 9 लोगों का, या मान लो ये 8 लोग हैं तो 8 लोगों का 3/4 मान लो,
4 दूनी 8 और बचते कितने 6 लोग, इनका जो है अविश्वास प्रस्ताव में इनका समर्थन होना चाहिए। ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से चलता है। तो ये दोनों डिजिट याद रखेंगे, 2/3 से ज्यादा कुल पंचों के हस्ताक्षर, या 2/3 या 2/3 से ज्यादा, या 3/4 या 3/4 से ज्यादा जो मत देने वाले हैं, जो वहां बैठने वाले हैं, उनके हस्ताक्षर। तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, जब अविश्वास प्रस्ताव के लिए बात होती है, जब बैठक होता है, बैठक में जब चर्चा होती है, तो अध्यक्षता तो खैर नायब तहसीलदार या कोई उसके समकक्ष का सरकारी अधिकारी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जिसके खिलाफ लाया जाता है उसको बोलने का अधिकार नहीं है, वो बोल सकता है, उसको बोलने का अधिकार दिया जाता है और उसको अपील का भी अधिकार दिया जाता है। जैसे मान लो किसी सरपंच को अपील करना है, एक तो पहली बात है कि वो अपना स्पष्टीकरण वहां बैठे लोगों को देगा। ऐसा नहीं होगा कि अविश्वास प्रस्ताव आया और सीधा सीधा वो उसको एकदम चुप करा दिया जाएगा कि नहीं तुम चुप बैठो, तुमको बोलना नहीं है। ऐसा नहीं होता है, वो बोलेगा, वो अपना स्पष्टीकरण देगा कि क्यों ऐसा हो गया, क्या कारण है ऐसा होने के पीछे। ठीक है। अब यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पास होने के बाद वो पद मुक्त हो जाएगा, पद से हट जाएगा, लेकिन वो अपील कर सकता है। किसको अपील करेगा? वो करेगा अपील कलेक्टर को। अपील करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है, 7 दिन के भीतर उसको अपील करना है। और जब अपील कर लेगा, जब बात कलेक्टर तक पहुंच जाएगी, तो कलेक्टर को 30 दिन के भीतर निर्णय देना होगा। कलेक्टर का निर्णय जो होगा वो 30 दिन के भीतर आना चाहिए और कलेक्टर का निर्णय जो होगा वो सर्वमान्य होगा। ये तो कुल मिला के ग्राम पंचायत का जो मुख्य माना जाना चाहिए वो कलेक्टर है। कलेक्टर चाहे तो उस सरपंच की अपील को सुन के फैसले के खिलाफ में भी बात कर सकता है, अपील दे सकता है। लेकिन यदि कलेक्टर चाहे तो उसको कुल मिला के ये होगा कि ये जो निर्णय होगा ये ऊपर में और नहीं जाएगा, कलेक्टर के ऊपर में। जैसे कलेक्टर में बोल दिया कि हाँ भाई अविश्वास प्रस्ताव ठीक है, सरपंच को हटा दिया जाना चाहिए, तो उस केस में सरपंच जो है वो न्यायालय में नहीं जाएगा, उस केस में सरपंच जो है वो राज्य क्षेत्र में नहीं जाएगा। हाँ, किसी और कारण से लेके वो न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। यदि उसके पास कोई ऐसे प्रमाण हैं जिससे उसको ये लगता है कि ये न्यायालय के विचार में चीज़ें आ जा रही है, तो वो न्यायालय में किसी और चीज़ को लेके, जैसे न्यायालय में याचिका मारने का अपना एक तरीका होता है कि आप किसी और चीज़ को लेके न्यायालय में याचिका मार दो। जैसे मान लो बोलना चाहिए कि जो खड़े होते हैं ना उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार के बीच में इकट्ठी दुश्मनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी खिलाफ FIR मार देते हैं, किसी के खिलाफ न्यायालय में याचिका मार देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को ले जाया जा सकता है। ठीक है, पर इसलिए नहीं ले जा सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया, ठीक है, तो न्यायालय उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव का है। पद मुक्ति, किस तरीके से पद मुक्ति होता है, कैसा पद मुक्ति होता है। अविश्वास प्रस्ताव कब कब लाया जा सकता है, ये इससे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो कब ला सकते हैं और कब नहीं ला सकते हैं। सबसे पहली चीज, अविश्वास प्रस्ताव आएगा 1 वर्ष के बाद। यदि कोई सरपंच बना तो सरपंच के बनते ही 3 महीने 4 महीने के बाद में कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो 1 वर्ष के बाद ही आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने के कम से कम 1 वर्ष तक नहीं आएगा। यदि मान लो सरपंच आज सरपंच बना तो आज से ठीक 1 साल बाद 365 दिन के बाद में, ठीक 360 आफ्टर 366 डेज वो अविश्वास प्रस्ताव आएगा। मान लो उसने अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया कि भाई सरपंच पद पे बना रहेगा, तो फिर अगले 6 महीने बाद नहीं आएगा, उसको आने में फिर 1 साल का टाइम लगेगा। तीसरी कंडीशन, 6 माह यदि चुनाव बचा हुआ है तो उस केस में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। तो ये 3 कंडीशन है और ये तीनों कंडीशन आप लोग को अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा, तो यदि चुनाव को 6 या 6 से कम समय बचा है, 6 महीने या 6 महीने से कम का समय बचा है, तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। यदि चुनाव होने के बाद, सरपंच बनने के 1 साल के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा, और एक बार अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो फिर दोबारा जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा वो 1 वर्ष के बाद में ही आएगा। ठीक है, तो ये है अविश्वास प्रस्ताव।
दूसरा होता है प्रत्यावर्तन। जो हमारा दूसरा होता है, दूसरा है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन या इसको बोला जाता है रिकॉल प्रोसेस। रिकॉल, वापस बुला लेना। 2001 में दुर्ग में एक बार ऐसा एक केस हुआ था जिसमें एक प्रतिनिधि को बुला लिया गया था, और ऐसे और भी केस हुए हैं। ठीक है, तो कितने केस हुए हैं वो तुम उसको एग्जैक्ट नहीं पता, और ऐसा पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन ये ग्राम पंचायत के स्तर पर ये एक प्रक्रिया है, और ये सिर्फ ग्राम पंचायत के स्तर पर है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि इसमें यदि कोई उम्मीदवार या कोई जनप्रतिनिधि जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में रिकॉलिंग के द्वारा ग्राम सभा चाहे तो उसको बुला लेती है। तो ये किसके लिए लाया जाएगा? प्रत्यावर्तन जो है 21 का, ये लाया जाएगा सरपंच और उप सरपंच के द्वारा। कौन लाएगा? ये लाएगा ग्राम सभा। ठीक है, जो प्रत्यावर्तन होता है, प्रत्यावर्तन जो होगा ये लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? ग्राम सभा की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, कौन सी परिस्थिति में लाया जाएगा? परिस्थिति ये होगा कि मान लो सरपंच जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा जो होता है निर्देश देने का काम एक ग्राम सभा करती है। जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है, यदि आप लोगों में से कोई ग्राम सभा की बैठक में गए होंगे तो उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि ग्राम सभा की बैठक जब होती है तो वहाँ पे चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं, और पंच को ऐसा काम करना होता है जो उस ग्राम सभा या जो उस ग्राम पंचायत के विकास के लिए हो। यदि पंच या यदि यह सरपंच उप सरपंच जो भी है वो ऐसा काम ना करे तो उस स्थिति में ग्राम सभा चाहे तो उसको वापस बुला सकती है। ठीक है, तो उसको वापस बुलाने के लिए क्या प्रक्रिया है? तो उसको वापस बुलाने के लिए सबसे पहला ये है कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। ग्राम सभा के जितने हैं सदस्य, वो ग्राम सभा के सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो है वो हस्ताक्षर करे, और हस्ताक्षर करने के बाद में ये अनुविभागीय अधिकारी को दिया जाएगा। एसडीओ जो अनुविभागीय अधिकारी होता है उस अनुविभागीय अधिकारी को इसके बाद दिया जाएगा। जब अनुविभागीय अधिकारी को ये हस्ताक्षर प्राप्त होगा तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ पे एक मतदान की भी व्यवस्था है, इसको बोलते हैं गुप्त मतदान की व्यवस्था। और ये गुप्त मतदान की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग, ये करेगा गुप्त मतदान की व्यवस्था। तो गुप्त मतदान होने के बाद में यदि विरोध में मतदान हो जाता है तो सरपंच को अपना पद त्यागना पड़ता है, और यदि विरोध में मतदान नहीं होता है तो सरपंच अपना पद नहीं त्यागेगा। इस स्थिति में भी सरपंच को अपील के लिए मौका मिलेगा। 7 दिन के अंदर में वो कलेक्टर को अपील करेगा, और कलेक्टर को फिर 30 दिन के भीतर में वहाँ पे निर्णय देना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है। अपील करने की प्रक्रिया जो है सरपंच के लिए वैसे ही है, 7 दिन के भीतर अपील करना होगा, और अपील के 30 दिन के भीतर में कलेक्टर को निर्णय देना होगा। ठीक है, तो ये धारा 21 और धारा 21 का अविश्वास प्रस्ताव और रिकॉल की जो प्रक्रिया है वो मैंने आप लोग को बताया। उम्मीद करता हूं कि ये डिटेल आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चन बनता है, आप अच्छे से यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम में लगभग सिलेबस 20% छोड़ दिया जाए तो लगभग इक्वल होता है। तो आपके सिलेबस में यदि पंचायत से संबंधित चीज़ें हैं तो आप मान के चलो कि ये सब क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कशन हो रहा है क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि घुमा घुमा के क्वेश्चन को देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को याद करने के सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़ लो, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन को याद कैसे करना है वो आप देख लो। आप हमारे जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाले हैं उसमें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में तो हमारे वीडियोस लगातार चल रहा है। यदि आप यूट्यूब से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो तो यूट्यूब जारी करके रखिए, उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, पर पढ़ते रहिए, रेगुलर बने रहिए, है ना। यदि आप रेगुलरिटी छोड़ देते हैं तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी ये क्लासेस स्पेशली एडीओ के लिए हमने बनाया है, सिलेबस जो चल रहा है एडीओ की क्लासेस के लिए। ठीक, तो जो बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है।
ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे कि किस तरीके से निलंबन की प्रक्रिया होती है और हटाने की प्रक्रिया होती है। ओके, बाय बाय।